क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 9 आंतरिक व्यापार, जिसका आज छठा और लास्ट क्लास है। पांचवें क्लास में मैंने विभागीय भंडार, मॉल, बहुसंख्य दुकानें है ना, जिसमें उदाहरण दिया था बाटा शोरूम का। उसके बाद आपको डाक सेवा के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था अमेजॉन और होम शॉप 18 से हम लोग व्यापार किस प्रकार करते हैं। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा सुपर बाजार। सुपर बाजार के बारे में मैंने नेक्स्ट क्लास में मतलब पिछले क्लास में बताया था। सुपर बाजार को हम लोग आज के समय में डी मार्ट या बिग बाजार के नाम से जानते हैं। आप लोगों को मैं अगर डी मार्ट बोलूंगा तो आप फट से समझ जाओगे कि बिग बाजार बिग डी मार्ट क्या होता है। डी मार्ट, बिग बाजार, ये सब सुपर मार्केट है जहां पर हम अपनी दैनिक वस्तुओं को जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। सुपर बाजार को अंग्रेजी में सुपर मार्केट या सुपर शब्द का अर्थ विशेष मार्केट बाजार से है, अतः सुपर बाजार का अर्थ विशेष बाजार से है। सुपर बाजार में दैनिक उपभोक्ता की समस्त वस्तुओं का विक्रय होता है। घरेलू तथा दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उचित मूल्य तथा बड़े पैमाने पर विक्रय किया जाता है। सुपर बाजार स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस, मैंने बताया था ना, सेल्फ सर्विस। आप खुद जाओ, एक ट्रॉली ले लो, बैग ले लो, वहां पर घूम घूम के पूरे सामान को खरीद लो, जो जो सामान आपको अच्छा लगता है। बिल काउंटर में जाओ, मतलब जहां पर पैसा चुकाया जाता है, वो आपका बिल को पूरा सामान की कीमत देखेगा, जोड़ेगा, बता देगा, मैडम यस सर आपका इतना पैसा बनता है, आप पैसा दो और सामान को घर लेकर आ जाओ। सेल्फ सर्विस के चलाया जाता है। इन दुकानों में अनेक विभाग होते हैं, जैसे सूखे मेवे, किराना, बर्तन, सब्जी, अनाज। एक बार आप डीमार्ट जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, प्रादुर्भाव, इसका जन्म 1929 में हुआ था। इसकी विशेषता के कारण बड़े शहरों में लोकप्रिय है। ठीक, इसकी विशेषता, सुपर बाजार की विशेषता बताया है। सुपर बाजार बड़े बड़े नगरों में खोले जाते हैं, ये तो आपको पता है। सुपर बाजार का स्वरूप विभागीय भंडार की भांति ही होता है। इसमें घरेलू उपयोग की समस्त वस्तुओं का विक्रय होता है। वस्तुओं का चयन विक्रय स्वयं सेवा के आधार पर किया जाता है। आप खुद ही जाओगे, छांटोगे और खुद ही विक्रय करोगे। वस्तुओं की किस्म, गुण अलग अलग खाने में विभागों में रखी जाती है। मुख्य द्वार, ट्रॉली, बैग, जिसमें विक्रेता क्रेता स्वयं ले जाते हैं, वस्तु चुनकर ट्रॉली में रखते हैं और ट्रॉली लेकर स्वयं खींचकर काउंटर पर लाते हैं। एक बार आप जाइए, आप डी मार्ट जाओ या बिग बाजार जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों को सुपर बाजार कैसा होगा। लाभ बताया, एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। स्वयं सेवा के आधार पर चलाया जाता है। दुकान चलाने पर व्यय कम होता है। स्वयं सेवा के कारण ग्राहकों को अधिक लोकप्रिय होता है। कम व्यय व अधिक खर्च से लाभ अधिक होता है। शुद्ध वस्तुएं प्राप्त होती है। इच्छित वस्तु का चयन आप कर सकते हो। शहर के मध्य होने के क्रय अधिक होता है। इसकी हानि बताया, शहर के मध्य दुकानों के लिए अधिक स्थानों की आवश्यकता होती है। देखना डी मार्ट कितने बड़े स्थानों पर खुला है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, बहुत सारा पार्किंग की जगह, हर एक सुविधाएं आपको देनी पड़ती है। दूसरा बोलता है दुकानों में सभी वस्तुएं रखने के कारण पूंजी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी दैनिक वस्तुएं होती है। आप देखेंगे हर एक प्रकार की वस्तु आपको वहां पर मिलेगी, जिससे पूंजी अधिक होता है। गरीबों के लिए नहीं होता। आप दुकान में जाके सामान खरीदोगे तो दुकान से हर एक व्यक्ति खरीद लेता, किंतु डी मार्ट में जाके कोई गरीब खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, मतलब वो केवल पैसे वालों के लिए होता है। और अशिक्षित सुपर बाजार का लाभ नहीं उठा, जिनको मालूम ही नहीं वो क्या करेगा सुपर बाजार में जाके। ठीक, उसके बाद आता है भारत में सुपर बाजार। भारत में सुपर बाजार का क्या विशेषता है? भारत में सुपर बाजार की स्थापना श्री गणेश सर्वप्रथम दिल्ली के कनॉट प्लेस में गोविंद बल्लभ पंत सुपर मार्केट के नाम से हुआ। वर्तमान में प्राय सभी बड़े नगरों में खोला जा चुका है। ठीक, ये आपको पता है। डी मार्ट आप देखोगे हर एक शहर में, जैसे हमारे भिलाई में भी है, रायपुर में भी है, 2-3 ठो दुर्ग में भी है, बड़े बड़े शहरों में आपको मिलेगा। ठीक, अब आता है भ्रमण दुकानें में फेरी वाला। फेरी वाले के बारे में बताना पड़ेगा। आप लोग देखोगे जो घूम घूम के सब्जी भाजी बेचते हैं, ठेला लेकर घूमते हैं, ठेले में या साइकिलों में या सर में लेकर जो सामान घूम घूम कर बेचते हैं, उसको फेरी वाला बोलते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, फेरी वाला अर्थ घूम घूम कर वस्तुएं बेचने वाले व्यवसायी को फेरी वाला कहते हैं। इन व्यापारियों को कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। ये मौसम मांग के अनुसार समय पर एक से दूसरे स्थान में घूम घूम कर वस्तुएं बेचते हैं। सामान्यतः बर्तन, खिलौने, चूड़ी, कपड़े, फल, सब्जी, आइसक्रीम, छोटी छोटी वस्तुएं विक्रय करते हैं। वे लोग मुख्यतः टोकरी, हाथ के ठेले, साइकिल या पशु पर सामान लाकर घूमते हैं। ये लोग आकर्षित और विशिष्ट आवाज लगाकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। प्रत्येक फेरी वाले की आवाज की अलग पहचान होती है। लोकल ट्रेन, बस स्टैंड आदि में सामान घूम घूम कर बेचते हैं।
इसके लक्षण, कम पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है ना। उसके बाद यह घर पहुंच सेवा होती है, क्योंकि आपके घर के पास घूम घूम का सामान बेचते हैं तो घर पहुंच सेवा है। प्रत्येक फेरी वाले की विशिष्ट पहचान होती है। मस्त माल का स्तर सामान्य व खराब होता है ना। अपेक्षाकृत अधिक वस्तु मूल्य की बेचते हैं, है ना। भ्रमण के इसके लाभ क्या बताया है, बच्चों के उपयोगी वस्तु आपको मिल जाती है, कम पूंजी से व्यापार होता है, घर बेकार सामान इन्हीं द्वारा बेचा जाता है, जैसे पेपर, अखबार, लोहा, प्लास्टिक आदि सामान। इसकी विशेषता गुण दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ये भी एक प्रकार की दुकान ही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोग देखिए होगे, जैसे आप लोग रास्ते से जाते हो तो देखना एक तो जूसर का बहुत बड़ा दुकान होगा, है ना, पेय पदार्थ में, जिसमें देखना बहुत सारे ऐसे नल लगे होते हैं। उसमें आप जलजीरा मांगोगे तो आपको जलजीरा मिल जाएगा, कोको कोला फ्लेवर मांगोगे कोको कोला फ्लेवर मिल जाएगा। मतलब एक प्रकार का मशीन है। या देखना बड़े बड़े मॉल में लगा होता है, आप पैसा डालो फट से आपको थम्स अप का, पेप्सी का, कोको कोला का बोतल मिल जाएगा, इतना बड़ा बोतल मिल जाएगा। आप पियोर सो फिर तो टीने उसी को बोला जाता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये 24 घंटा उपलब्ध होता है ना। विक्रेता, इसमें विक्रेता की आवश्यकता नहीं होती। देखना जो मशीन होता है उसमें कौन सा बेचने वाला, कुछ नहीं होता। आप उसमें पैसा डालो, बटन दबाओ, फट से आपको सामान मिल जाएगा। ठीक, एक सामान की एक ही किस्म की वस्तु होती है, मशीन सरलता से उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद आता है मशीन का परिचालन। मशीन का परिचालन जो होता है वह आसानी से हो जाता है। अगर मशीन खराब हो गया तो सामान आपको नहीं मिलेगा। उस मशीन को बनाने में लागत अधिक लगता है ना। और सिक्के व टोकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप रुपए या नोट नहीं डाल सकते, नोट नहीं डाल सकते, केवल सिक्का ही डालोगे। सिक्का डालोगे या उसका टोकन डालोगे। टोकन के बिना या सिक्का के बिना वो, क्योंकि टोकन या सिक्का जब बाहर से गिरता है उसके वेट से सामान आपको बाहर मिलता है। केवल प्रमाणित वस्तु का ही विक्रय किया जाता है। ठीक, तो ये तो था आपका फुटकर व्यापारी के बारे में। और व्यापार के लास्ट स्थिति में आता है भूल चूक लेने देने। ठीक, ये एक प्रकार का मुहावरा है। जैसे बोला जाता है, यह एक प्रकार का मुहावरा है जिसका प्रयोग विविध उत्तरदायित्व को कम करने हेतु जो संभवतः किसी अपूर्ण गलत जानकारी को देने से संबंधित होता है, जो किसी दस्तावेज से संबंधित होता है। जैसे आप एक बीजक बना के एक व्यापारी को भेज दिए, पूरा सब कुछ लिख दिए, पूरा क्लियर। अब हो सकता है इसमें गलती से कोई अमाउंट प्रिंट हो गया हो। इन फ्यूचर जब जिसको आप बीजक दिए हो वो बाद में टैली करेगा और कुछ रुपए का घपला होगा, 10, 12 लाख, 20 लाख, 15 लाख का ऐसा कुछ गमन होगा या कोई अमाउंट छूट गया होगा, तो जो आपका बिल बनेगा वो गलत होगा। अब बताइए, अगर ये गलत होगा तो आप इसलिए इनको बोलने के लिए नीचे पर लिख देते हैं भूल चूक लेने देने। मतलब कोई भी अगर भूल चूक हुआ है तो उसको हम लोग लेन देन से निपटा सकते, इस प्रकार बोला जाता है। यह मुख्यतः लगातार तेजी से बढ़ती हुई जानकारी से संबंधित होता है। कानूनी रूप से उन दस्तावेजों पर लागू होता है जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, जिसकी जानकारी और भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग लेखांकन से संबंधित गतिविधियों से किया जाता है। इसका उपयोग वह भी किया जाता है जहाँ वस्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है और वहाँ लिख दिया जाता है भेजने वाले के ज्ञान के अनुसार। यहाँ पर जानकारी सही होती है, किंतु यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो भेजने वाले पर उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसलिए इसको लिख देते हैं कि अगर कुछ लेन देन गलत हो गया है, भूल चूक लेने देनी, तो इन फ्यूचर उस पर कोई त्रुटि नहीं मानी जाएगी और उसको भविष्य में क्या कर दिया जाएगा, सुधार दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो था आपका आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आंतरिक व्यापार क्या होता है। आंतरिक व्यापार की गतिविधियों के बारे में पढ़ा कि हम आंतरिक व्यापार को किस प्रकार चलाते हैं। आंतरिक व्यापार से हमारा व्यापार किस प्रकार चलता है कि जब कोई विक्रेता सामान खरीदता है या दूसरे व्यापारी से सामान मंगवाता है तो उनके मध्य किस प्रकार का लेन देन होता है, वह सामान की पूछताछ कैसे करता है, उसका उत्तर कैसा मिलता है, आदेश कैसा देता है, आदेश प्राप्ति कैसी होती है, सामान भेजता कैसे है, सामान की प्राप्ति
कैसी होती है, सामान के संबंध में कोई त्रुटि हो जाए तो उसकी शिकायत कैसे करता है ना, उसका हर्जाना क्षतिपूर्ति कैसे मांगता है, पैसे का भुगतान कैसे करता है, कितने प्रकार के व्यापार होते हैं। तो थोक और फुटकर व्यापारी पढ़ा हम लोगों ने, थोक व्यापारी के बारे में, थोक व्यापारी की विशेषताओं पर पढ़ा, थोक व्यापारी के गुण दोष पढ़ा, उसके संबंध में तर्क पढ़ा कि क्या थोक व्यापारी को निकालना है या रखना है, थोक व्यापारी की सेवाएं पढ़ा कि थोक व्यापारी किस किस प्रकार की और किन किन को कौन कौन सी सेवा देता है, उपभोक्ताओं को कौन सी सेवा देता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को क्या सेवा देता है और ग्राहकों को क्या सेवा देता है। फिर पढ़ा हम लोगों ने फुटकर व्यापारी के बारे में पढ़ा, फुटकर व्यापारी की विशेषता गुण दोष के बारे में पढ़ा, फुटकर व्यापारी की सेवाएं पढ़ा और फुटकर व्यापारी के प्रकारों में हम लोगों ने विभागीय भंडार, श्रृंखलाबद्ध दुकानें, डाक द्वारा व्यापार है ना, इन सब के बारे में पढ़ा, सुपर बाजार के बारे में पढ़ा, फेरी वाला व्यापारी के बारे में पढ़ा। ये सब आपका थोक और फुटकर व्यापारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आंतरिक व्यापार में मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अभी हम लोगों ने आंतरिक व्यापार पढ़ा जिसको हम देशी व्यापार बोलते हैं, अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार जिसको विदेशी व्यापार बोलते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आंतरिक व्यापार में जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो किस प्रकार व्यापार किया जाता है, उसमें कौन कौन सी कठिनाई आती है, उसको करने से क्या लाभ होता है, व्यापार को क्या लाभ होता है, व्यापारी को क्या लाभ होता है, देश को क्या लाभ होता है, समाज को क्या लाभ होता है और समाज की आर्थिक स्थिति किस प्रकार बदलती है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार वो प्रभावित करता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, किस देश में किस प्रकार की संबंधित व्यापार कैसे करते हैं, वहां पर किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, इन सब के बारे में हम लोग विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो था आपका आंतरिक व्यापार। इस क्लास का मैंने आज लास्ट छठा क्लास कंप्लीट किया। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर, इसको मैं भेजूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को याद करें। तो जितना मैंने बताया ये कंप्लीट है। ठीक।